3 आ गई। तो पहले दिन में जसवीर जी आए थे, दूसरे दिन में सत्येंद्र प्रसाद जी आए थे, तीसरे दिन में शैलेंद्र जी, चौथे दिन में परशुराम जी, फिर देवेंद्र शर्मा जी, फिर सुनील लाल जी, विकास यादव जी, अजय पंडित जी और विजयपाल जी और माधव जी। और आज मुझे मौका मिला है, और आज मेरा जो टॉपिक मुझे मिला है हमारे सिस्टम के माध्यम से, वो मिला है कि ना सुनना सीखें, लर्न टू लिसन नो। और ना सुनना हमारे समाज में नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि अगर कोई हमको कुछ मना कर दे तो अच्छा नहीं महसूस करते, हम लोग अच्छा फील नहीं करते। लेकिन मुझे इस सिस्टम में आने के बाद पता चला कि ना सुनने की जो पावर है बहुत तगड़ी है। हमारी मंजिल तो हाँ है, हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने की राह है। क्योंकि जैसे किसी भी आदमी को अपनी मंजिल पे जाना होता है तो रास्ते में कुछ पड़ाव आते हैं, और पड़ाव क्या है, वो हमारा ना है। और ये ना कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता चला कि जैसे अच्छी जॉब लेने के लिए, अभी स्लाइड आ रही है धर्मेंद्र जी, आगे आ रही है मागुल जी, आ रही। ओके ओके, अगर स्लाइड आगे वगैरह नहीं हो तो मेरे को आप थोड़ा बता देना प्लीज। यस मागुल जी। दोस्तों जैसे अच्छी जॉब लेने के लिए या अच्छा कुछ बड़ी सक्सेस लेने के लिए लोग बोलते हैं कि आईक्यू होना चाहिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो अच्छी जॉब लेने के लिए जैसे आईक्यू जरूरी है, ऐसे ही अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ईक्यू जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन जरूरी है। और अगर रेसलिंग करनी है या बॉडी से कोई काम करना है, मसल बनाने, तो उसमें बॉडी क्वेश्चन होना जरूरी है, बॉडी मजबूत रहनी जरूरी है। सही है, रेसलिंग जैसे उसमें। ऐसे ही बड़ी लीडरशिप तैयार करनी है तो हमारे उसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चन होनी जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअली आदमी थोड़ा अपलिफ्ट रहेगा, ग्रो करेगा, तो उसको लीडरशिप में अच्छी आ सकती है। लेकिन सेल्स में और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आदमी को सक्सेस लेनी है तो नो क्यू होना बहुत जरूरी है। नो क्वेश्चन मतलब ना को सुनने की पावर होनी चाहिए, पावर टू लिसन नो। तो ये बात मुझे इस सिस्टम में आने के बाद पता चला, पहले मैं भी नहीं समझता था। और जब मैं आया तो मुझे सबसे पहले इस बिजनेस में जैसे आया तो मैंने पहले 5 लोगों को प्लान दिखाई थी और 5 ने मुझे नो बोला, और जैसे उन्होंने ना बोला तो एकदम मैं हैंग हो गया था। और मैंने अपलाइन को, अपनी हेल्पलाइन को या अपलाइन को फोन लगाया कि सर 5 लोगों ने ना बोल दिया। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी कोई बात नहीं, ना तो लोग बोलते ही हैं। लेकिन मैं तो सोचा था कि ना नहीं बोलना चाहिए, लोगों को हाँ बोलना चाहिए। लेकिन अपलाइन ने धीरे धीरे मेरे सारे डाउट क्लियर किए, और ना सुनने के बाद हालत कैसे हुई आप देखो। बहुत सारे लोगों के, हमारे लोगों के साथ में होती है हालत, वही हालत मेरी भी हुई। कि जैसे एक बंदा, किसी को, एक डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर, और वो गया किसी को भैंस का इलाज करने के लिए। और भैंस का जो इलाज कर रहा था तो उसको पता चला कि उसके पेट में दवाई पहुंचाना जरूरी है, इंजेक्शन लग नहीं सकता। तो उसने एक पाइप लिया, पाइप लेके भैंस के मुंह से डाल के पेट तक पाइप को पहुंचाया, और उसमें कुछ कैप्सूल पीस के पाइप को डाला, पाइप में डाले, और डाल के उसको एक फूंक मारनी थी। तो मुंह लगा के जैसे ही फूंक मारने के लिए मुंह लगाया उसने, भैंस ने फूंक मार दी और सारी दवाई डॉक्टर के अंदर चली गई। तो अभी आप बताओ, इलाज होना था भैंस का, लेकिन अभी डॉक्टर का उल्टा इलाज हो रहा है। और बच्चा देना था भैंस ने, और लेकिन अभी डॉक्टर को बच्चा देने का दिल कर रहा है। तो कुल मिला के जैसे भैंस ने फूंक मार दी डॉक्टर को, ऐसे ही हमारे नए नए प्रोस्पेक्ट ना बोल के या कुछ नेगेटिव बातें करके हमारे हमारे अंदर फूंक मार देते हैं। और जब फूंक मार देते हैं तो आदमी की हालत खस्ता हो जाती है। तो ना सुनने के बाद बड़ा चैलेंज आते हैं, लेकिन ना सुनना बहुत जरूरी है। जितने भी बेसिक डिफरेंस क्या है कामयाब लोगों में और बगैर कामयाब लोगों में, कामयाब लोग ज्यादा ना सुनते हैं, और जो नए होते हैं अगर वो लोग भी अगर ना सुनना शुरू कर दें तो उनको भी कामयाबी मिल सकती है या मिल जाती है। इसका मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जितने भी क्राउन एंड एबो लीडर आपने देखे, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन जिनका 10 लीडर आपने देखे या आपने, सारे लोग जो आए हैं आज तक पहले 10 दिन में, जितने भी क्राउन है या क्राउन एंड एबो लीडर हैं या डायमंड हैं, डायमंड एंड एबो लीडर हैं, जितने भी लीजेंडरी लीडर हैं, सब ना सुनने की वजह से इस मुकाम पे हैं। अगर वो एक ना सुन के भाग जाते, एक ना सुन के बैठ जाते, तो आज इस मुकाम पर नहीं होते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ धर्मेंद्र उपाध्याय जी, सही है कि नहीं? यस मागुर जी। अगर वो ना नहीं सुनते तो आज इस मुकाम पर नहीं होते, आज इतने उनकी फैन फॉलोअर नहीं होती, आज उनके साथ में इतने सारे लीडरशिप नहीं होती, आज उनके इतने सारे अचीवमेंट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है, ना सुनना अच्छा है या बहुत अच्छा है? ना सुनना धर्मेंद्र उपाध्याय जी, ना सुनना अच्छा है या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है मागुर जी। तो ना सुनना मुझे सिस्टम में आने के बाद पता चला ये बहुत अच्छा है। और ना सुनने का मतलब यहाँ पे हम लोग मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा। ना सुनने का मतलब, लर्न टू लिसन नो का मतलब है रिजेक्शन फेस करना।
जो इंसान अपनी जिंदगी में जितने ज्यादा रिजेक्शन फेस करता है, जितने रिजेक्शन को पार करता है, या जितने रिजेक्शन आने के बावजूद भी लगा रहता है, वही आदमी बड़ा मुकाम हासिल करता है। क्योंकि आप देखिए, हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने की राह है। रास्ते में जो पड़ाव आते हैं वो ना ही आती है। अगर उस ना के पड़ाव को पार कर लेते हैं हम, तो बाद में फिर हमको हाँ मिलेगी। ना सुनने से पहले पहले हम शुरुआत में जब ना सुनते थे, मैं भी प्लान दिखाने के लिए जाता था, ना सुनते थे तो उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन आजकल हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? क्योंकि सिस्टम में हर प्रकार के एक एग्जाम्पल हैं, कहानियां हैं, और उन कहानियों के माध्यम से हमको पता लग जाता है कि ना सुनना हमारी प्रोग्रेस की निशानी है। ज्यादा ना सुनना बड़ी प्रोग्रेस की निशानी है, और थोक के भाव में ना सुनना थोक के भाव की निशानी है। लेकिन अभी ना सुनने में पहले गुस्सा आता था, लेकिन अभी क्यों नहीं आता है? उसके पीछे छोटा सा कारण है। मैंने एक स्टोरी सुनी सिस्टम में आने के बाद कि दो पीएचडी के स्टूडेंट थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों एक ही जगह पे एक ही कैंपस में वहां पे कर रहे थे अपना अपनी स्टडी को परस्यू कर रहे थे, और उसी उनकी आपस में अच्छे विचार भी मिलते थे, एक दूसरे की थीसिस लिखने में मदद करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, और एक दूसरे के साथ में बैठना रहना उनको अच्छा लगता था। और आप सोच सकते हैं पीएचडी के स्टूडेंट थे, तो उनकी उम्र भी 25-26 साल की रही होगी। तो 25-26 साल की उम्र थी, और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो उसी टाइम पे लड़की के घर से एक लेटर आया कि बेटा आपकी 25-26 साल की उम्र हो गई है, और पढ़ाई तो चलती रहेगी, जिंदगी भर का प्रोसेस है ये तो, लेकिन हम आपके हाथ पीले करना चाहते हैं। अगर आपकी कुछ खास चॉइस है तो बताओ, अदरवाइज हम अपने हिसाब से देख लेंगे। तो लड़की ने लेटर पढ़ा, और लेटर पढ़ के मन ही मन में मुस्कुरा के, और उसने सामने जो उसका साथी था उसको लेटर थमा दिया, और उसको बोली कि आप ये लेटर को पढ़ो, घर से आया है। तो उसने भी लेटर पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो समझ गया, पीएचडी का स्टूडेंट था, उसमें पढ़ने के बाद समझ गया कि ये शादी का प्रस्ताव है। तो बोलने लगा कि अगर शादी के फायदे ज्यादा होंगे तो शादी करेंगे, अगर फायदे नहीं होंगे तो फिर शादी नहीं करेंगे। तो उसने लड़की ने बोला ठीक है, शादी का वैसे तो एक फायदा था, आप मेरे सामने हैं, 6 फुट के लंबे चौड़े स्मार्ट खड़े हैं, तो आप शादी का ही प्रोडक्ट हैं। अगर आपके पेरेंट्स की शादी नहीं होती तो आप कहाँ से होते? नहीं होते आप। लेकिन फिर भी आप आपकी मर्जी है, आप अपनी रिसर्च जो भी करना चाहते हैं आप इसके बारे में कर लीजिए। तो उसने, टाइगर ने, पीएचडी का स्टूडेंट तो था ही, उसने 2 मोटे मोटे रजिस्टर लिए, और उसमें एक में रजिस्टर में लिखने लगा कि शादी के फायदे क्या क्या हैं, और एक दूसरे में लिखने लगा शादी के नुकसान क्या क्या है, और सबके पास जा जाके पूछने लगा शादी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो कोई आदमी बताता था शादी के ये फायदे हैं, वंशवेल चलती है, शादी से बच्चों का माहौल आ जाता है, परिवार में बच्चे आ जाते हैं, खुशियां आ जाती हैं, मानव जाति आगे बढ़ती है। बहुत सारे फायदे लोगों ने बताए। किसी ने, एक आधा दो थोड़ा नेगेटिव बंदा था, वो बोलता था शादी के बाद फायदे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन नुकसान भी एक आधा छोटा मोटा। तो उसने पूछा क्या? बोला लिपस्टिक वगैरह खर्चा बढ़ जाता है। तो ऐसे करके उन्होंने देखा, लेकिन लास्ट में उसने 4 साल तक रिसर्च करता रहा। रिसर्च करने के बाद पता चला कि शादी का फायदे वाला रजिस्टर तो बिल्कुल भर गया है, बहुत ज्यादा। और जो दूसरा जो शादी के नुकसान वाले नाम मात्र का 1-2 पॉइंट ऐसे लिख रखे थे, तो उसको पता चला कि हाँ शादी के फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है, और नुकसान नाम मात्र के है ही नहीं बिल्कुल, और मुझे शादी करनी चाहिए। तो 4 साल के बाद उसने सोचा कि अभी मुझे जाना चाहिए। तो उसके लड़की का घर तो जानता था, वो लड़के के घर पे गया, फोन वगैरह उस टाइम पे नहीं थे, उसके घर पे गया और जाके उसने डोर बेल बजाई। बाई चांस लड़की घर पे थी, उन्होंने दरवाजा खोला, और उसका तो दरवाजा खोलते ही उसने बोला भाई नमस्कार, मैं आ गया, पहचान लिया? बोला हाँ बिल्कुल पहचाना आपको। तो बोला मैंने 4 साल से रिसर्च कर रहा था, और शादी के फायदे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा, तो मुझे पता चला फायदे ज्यादा है, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ कैसी है, क्या है? तो लड़की ने बोला कि आइए आप अंदर आइए, बैठिए। जैसे अंदर आने के लिए बोला, लेकिन उस लड़की के हाथ में 1-1.5 साल का बच्चा था। तो उस बच्चे को देख के उसके दिमाग में एक सवाल आया। बोला कोई बात नहीं, मैं बैठूंगा, लेकिन आप ये बताओ ये बच्चा किसका है? तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, जानना चाहेंगे? यस मैम। तो लड़की ने बोला ठीक है, इस बच्चे से मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो बच्ची ने अपने छोटा बच्चा था उसकी ठोडी के नीचे हाथ लगाया, और उसको बोला बबलू बेटे बोलो मामा जी को नमस्ते। तो आप देखो, वो बंदा पापा बन सकता था, लेकिन मामा बन गया। सही है, क्योंकि उसने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। तो आजकल अगर हमारे कोई मना करता है, बोलता मैं बाद में बताऊंगा, सोचूंगा, देखूंगा, या मैं अभी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमारे को सिंपली एक हंसी आती है, हमारे को दुख नहीं होता है। क्योंकि एक ही बात है, हमको पता है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से कितने सारे लोग आज आप देख रहे हैं इस पैनल पे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने ड्रीम लाइफ जी रहे हैं।
और उस ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इससे बढ़िया कोई कैरियर है नहीं पूरी दुनिया में। तो बेस्ट टू बेस्ट कैरियर को अगर कोई मना कर रहा है तो उसके ऊपर तो हमको हंसी आनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए। क्योंकि जब कोई मेरे अपलाइन ने एक ही बात बताई थी कि दो आदमी को जरूर, जो समझदार लोग होंगे उनको जरूर समझ में आएगी समझदार वाली अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो समझदार नहीं होंगे या जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होगी वो तो ना ही बोलेंगे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने आगे बढ़ते जाना है। दोस्तों अभी मेरे अपलाइन को जो मैंने बोला था कि 5 लोगों ने सर ना कर दी, लग रहा मैं तो डायमंड नहीं बन पाऊंगा, तो मेरे अपलाइन ने एक बात बोला कि ग्रेवाल जी मैं आपको एक मंत्र बता देता हूं, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। तो मैंने बोला सर बताओ। बोला आपने लिस्ट आपके पास शो की है क्या? वहां सर लिस्ट तो मैंने नहीं है मेरे पास, तो लिस्ट मैंने बनाई नहीं, और 5 लोगों ने मना कर दिया जो मेरे खास थे। तो बोला ठीक है, आप बोल रहे थे आप 300 लोगों के नाम याद होंगे। मैं बोला सर 300 लोगों के नाम भी याद नहीं है अभी, तो मेरे दिमाग में जो थे मेरे को लग रहा है वो सारे भूल गया मैं, जब मेरे खास लोगों ने मना कर दिया तो बाकी वाले कौन या करेगा, मेरे को याद समझ में नहीं आ रही। तब उन्होंने सर ने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी एक बात बताओ, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है? मैं बोला सर 120 करोड़। बोला 120 करोड़ में से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैं बोला अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैंने बोला कि इतनी देर में तो कई सारे, 5 नहीं कई सारे पैदा हो गए होंगे। तो उन्होंने बोला फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, अगर उस मंत्र को फॉलो कर लिया तो आप पक्का इस बिजनेस में डायमंड भी बनेंगे और बहुत सारे डायमंड अपनी टीम में बनाएंगे। और उनके मुंह में घी शक्कर था कि आज मुझे बताते हुए खुशी है कि आज करीब करीब हमारे 800 के आसपास डायमंड हैं, और आज हमारी टीम जो है 75 लाख से ज्यादा की टीम भी हो चुकी है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक मंत्र बताया, और वो मंत्र क्या था जानना चाहते हैं आप सारे लोग? तो एक मंत्र ये था कि ग्रेवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, अच्छे से समझाना, एक बार नहीं कई बार समझाना, और लोगों का काम है हाया ना करना। मैं बोला सर आप मंत्र बताओ। बोला वही तो बता रहा हूं, आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, अच्छे से समझाना, एक बार नहीं कई बार समझाना, और लोगों का काम है हाया ना कहना। और बोला मंत्र ये है कि आपके प्लान दिखाने के बाद, फॉलो अप करने के बाद, अच्छे से समझाने के बाद आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, चिंता नहीं करना। और आप अगर इस मंत्र को फॉलो करते रहेंगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और ये मंत्र को आजमाने के लिए पहले उस टाइम पे 120 करोड़ पॉपुलेशन थी, लेकिन अभी 135 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। और कीमती रत्न जैसे समुद्र में छुपे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कीमती रत्न इस मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हैं। और ये स्लाइड माधव जी ने भी कल दिखाई थी। ऐसे ही रत्नों को ढूंढने की जरूरत है, उसको उनको प्लान दिखाने की जरूरत है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने की जरूरत है। अगर हम ये करते जाएंगे तो हमारे साथ में रिजल्ट आएगा ही आएगा। आपको क्या लग रहा है, ना केवल लोग हमको इस बिजनेस में बोलते हैं या और फील्ड में भी बोलते हैं? और फील्ड में भी बोलते हैं। आप मार्केट में हर एक दुकानदार को एक नॉर्मल कस्टमर 4 बार ना बोलता है, सही है। और बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनको भी लोगों ने ना बोला, रिजेक्शन दिया है। और बड़े बड़े हमारे जो अवतारी पुरुष हुए हैं या भगवान हुए हैं उनको भी ना बोला है। क्योंकि सारे लोग अगर गुरु नानक जी की बात मान लेते तो सारे लोगों ने नहीं मानी, गुरु नानक जी की बात नहीं मानी, सारे लोगों ने भगवान राम की नहीं मानी, भगवान विष्णु की नहीं मानी, ईसा मसीह जी की नहीं मानी, अल्लाह ताला जी की नहीं मानी, और भगवान जीसस की नहीं मानी। तो सारे लोग जब भगवान लोगों की नहीं मानते तो हम किस खेत की मूली हैं? तो इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा कोई राज है। राज ये है कि ना के बाद ही हाँ आती है, लेकिन ना सुनने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ना के बाद ही हाँ आएगी, हाँ पहले पहले नहीं आएगी। और हो सकता है पहले हाँ आ जाए एक आधी बार, लेकिन ना बीच में ना जितना ज्यादा ना आएंगी उतने ही ज्यादा हाँ आने के चांसेस हैं। और जितने ना आएंगी उनको सुनने की हमने अपनी हिम्मत डेवलप कर लेनी है। और आप देखिए छोटे बच्चों को भी समझ में आती है कि ना के बाद ही हाँ आती है। जैसे छोटा सा बच्चा है ये, इसका नाम बिल्लू रख लेते हैं और इसकी माँ है। तो बिल्लू और इसकी माँ की कहानी अगर हम देखें तो कैसे बनती है, आप देखिए मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे बनती है बिल्लू की और बिल्लू की माँ की कहानी। इसको हम स्लाइड को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। बिल्लू ने कहा माँ मुझे बिस्कुट चाहिए, और माँ ने क्या बोला, नहीं मिलेगा। माँ ने बोला नहीं मिलेगा। तो बिल्लू ने कहा क्यों नहीं मिलेगा? तो माँ ने कहा ना नहीं मिलेगा। बिल्लू ने कहा क्यों नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए चाहिए। और माँ ने कहा आप पहले ही बहुत खा चुके हैं। तो ऐसे करके उसका ये बात चली। लेकिन आप देखो ना सुनता जा रहा है बिल्लू, और बिल्लू रुक नहीं रहा है। फिर बिल्लू ने दोबारा बोला
मुझे चाहिए चाहिए, आप मेरी अच्छी माँ है, आप मुझे जरूर देंगी बिस्किट। तो उसकी माँ ने कहा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्लू को मालूम है कि बार बार ना सुनने के बाद ही हाँ आने वाली है। बिल्लू फिर दोबारा बिल्लू ने बोला, आपने बोला था कुछ देर में ले लेना। बिल्लू की माँ बोलती है मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बिस्कुट नहीं मिलेगा। बिल्लू को अभी समझ में आ गया कि आखिरी बार ना है, ये आखिरी बार ना है, इसके बाद तो हाँ ही आएगी। तो बिल्लू रुकने वाला नहीं था, थोड़ी देर रुका, चुप रहा, और रुकने के बाद बिल्लू समझ गया ये लास्ट बार ना है। और बिल्लू ने कहा माँ, थोड़ी देर के बाद, माँ मुझे बिस्किट चाहिए। और उसके बाद माँ ने कहा जा ठीक है, एक पूरा पैकेट ले ले, बार बार मत मांगना। सही है। तो छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाती है, जब तक वो नहीं मिलता है उसको लगा रहता है, तो उसको पता है ना के बाद ही रिजल्ट मिलते हैं। और अंग्रेजों ने तो इसके ऊपर किताब लिख दी है पूरी, और किताब यूं लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने की राह है। ये रिचर्ड फेंटन और एंड्रिया वाल्टर्स ने लिखा है। इसको हिंदी में अगर पढ़ें किताब को तो ना की शक्ति है, और अगर अंग्रेजी में पढ़ें तो इसका नाम है गो फॉर नो। नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास वही लोग लिखते हैं जो ज्यादा ना सुनते हैं। ये बात इस किताब में ठोक ठोक के लिखी हुई है। बाद में इस बिजनेस में आने के बाद ये किताब भी मुझे पढ़ने का मौका मिला, और किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ना से अच्छा कोई शब्द नहीं है। जिस ना को सुनने से लोगों का कैरियर बने, ना को सुनने से ड्रीम पूरे हो, ना को सुनने से वर्ल्ड टूर हो, ना को सुनने से पसंद की गाड़ी आए, ना को सुनने से बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, तो उस ना को बार बार सुनना चाहिए, लगातार सुनना चाहिए। और सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, क्या बोलते हैं धर्मेंद्र उपाध्याय जी? यस यस महावीर जी, सुनना चाहिए। सुनना चाहिए। तो उस Yes. ना को सुनना चाहिए। और दोबारा हम इस बात से हम लोग बिल्कुल वाकिफ हैं कि हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने की राह है। रिचर्ड फेंटन और एंड्रिया वाल्टेज ने लिखा है गो फॉर नो। और यहाँ पे एक शब्द और लिखा है, स्टिक एंड स्टोन में ब्रेक आवर माई बोन बट नो कैन नेवर हर्ट मी। मतलब मान लो पत्थर और डंडा तो हमारी हड्डियों को तोड़ सकता है, लेकिन ना से किसी की हड्डी नहीं टूटती है। सही है। तो ना से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ना के बारे में बोला गया है बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ हमारी मंजिल है लेकिन ना उस तक पहुंचने का रास्ता है। 44% लोग एक ही बार ना सुन के छोड़ देते हैं, 42% लोग 2 बार ना सुन के छोड़ देते हैं, 14% लोग 3 बार ना सुन के छोड़ देते हैं, और 12% लोग 4 बार ना सुन के छोड़ देते हैं। यानी कि 92% लोग 4 से कम में ही ना में ही छोड़ देते हैं। लेकिन रिजल्ट आने कब से स्टार्ट होते हैं? 5वीं ना से। 5 से 12वीं ना में मैक्सिमम रिजल्ट आते हैं, लेकिन लोग पहली 4 ना में ही धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कुछ ही लोग आप देख सकते हैं, हाँ हमारी मंजिल है लेकिन ना उस तक पहुंचने की क्या राह है। एबिलिटी टू फेल, रिजेक्शन को फेस करने की या ना को फेस करने की पावर भगवान ने सब लोगों में दी है। 100% लोगों को दी है ये पावर कि वो रिजेक्शन को फेस कर सकते हैं, ना को सुन सकते हैं, और उसके बावजूद भी लगातार काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इस बेसिक लेवल से ऊपर उठ पाते हैं। और विलिंगनेस टू फेल रीचिंग, 20% लोग ऐसे होते हैं जो 4 ना मुश्किल से सुन पाते हैं, अदरवाइज 4 ना में ही वो लोग धराशायी हो जाते हैं। और बहुत ही 5% ऐसे लोग होते हैं जो 4 ना को पार कर पाते हैं, और 5% लोग ही अपनी इंडस्ट्री में राज करते हैं। किसी भी फील्ड में वो लोग राज करते हैं। वो फेलियर को, उनको फेलियर एक मतलब पसंद की चीज हो जाती है, पसंदीदा चीज हो जाती है। और जो ज्यादा बड़ी और ज्यादा जल्दी जल्दी ना सुनते हैं, आप सोचो ज्यादा जल्दी ना किसके पास ज्यादा बड़ी, ज्यादा संख्या में और ज्यादा जल्दी ना किसके पास में आएंगी? जिसकी ज्यादा प्लान होंगी। कम प्लान होंगी कम आएंगी, ज्यादा होंगी ज्यादा आएंगी। तो इफ फेलिंग इज गुड, अगर फेल होना अच्छा है, या ना सुनना अच्छा है, या रिजेक्शन फेस करना अच्छा है, देन फेलिंग बिगर एंड फास्टर इज बेटर। अगर ना सुनना अच्छा है और फेल होना अच्छा है, तो ना सुनना हमारे को ज्यादा जल्दी सुनना चाहिए। द लेवल इज रीच्ड बाय ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड इजी यसेस ब्रिंग लिटिल सक्सेस। अगर कम ना सुनेंगे तो कम सक्सेस आएगी, ज्यादा ना सुनेंगे तो ज्यादा आएगी। और इसलिए 5वां लेवल है कि फेलिंग एक्सपोनेंशियली। ज्यादा ना सुने, थोक के भाव में ना सुने। दिस इज ए फंक्शन ऑफ लीडरशिप। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शन में प्रमोट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, ना करते हैं, तो उसमें ज्यादा, जब फंक्शन होता है तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं। और हम लोग वेन्यू पे प्लान कंडक्ट करते हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में
ग्रुप में फेलियर और रिजेक्शन फेस करते हैं। जैसे 200-500 गेस्ट आ गए, तो उनमें से मान लो 500 में से 400 ने ना बोला, तो लेकिन 100 ने हाँ बोल दिया, तो हमने 400-500 ना सुनने के लिए हम तैयार हो गए, तो 100 हाँ आ गई। ऐसे करके जब ज्यादा ना सुनते हैं तो हमारे ज्यादा रिजल्ट आते हैं, ज्यादा रिजेक्शन फेस करते हैं तो ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो इसका मतलब रिजेक्शन और ना हमारे बिजनेस की जान है, जान। और उस जान को हमेशा गले लगाना चाहिए, हमेशा उसको उससे खुश होना चाहिए, नाराज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये बात मुझे समझ में आ गई, और इसलिए हम लोग थोके भाव में ना सुनना शुरू कर दिया। कैसे सुना? पहले तो मैं अकेला अकेला जाकर 1-to-1 में ना सुनता था, लेकिन जब इस बिजनेस में हमको पता चला कि ना ज्यादा सुननी चाहिए, तो हमने वेन्यू लगाना शुरू कर दिया, वेन्यू चलाना शुरू कर दिया। और वेन्यू में थोक के भाव से लोगों को बुलाते थे, और थोक के भाव में लोगों के रिजेक्शन को और ना को फेस करते थे। और उसको फेस करते करते हम लोगों ने, जब आप ज्यादा ना सुनते, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, टू गो फॉर नो इज टू सर्व द पीपल। लोगों की जब आप ना सुनते हैं तो आप लोगों की सर्विस देते हैं, लोगों को जिंदगी बनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और सेवा करने के लिए ना सुनना बहुत जरूरी है। फिर भी हमारा एक एटीट्यूड ये होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर मैं नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। अगर करेगा तो, कई लोग बोलते हैं मैं करूंगा, तो करेगा तो ठीक है, हम आपके साथ में सफल होंगे। विद यू वी विल अचीव आवर ड्रीम टुगेदर। हम लोग मिलके, अगर कोई बोलता है करूंगा, तो हम आप मिलके अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन अगर कोई बोलता है नहीं मैं नहीं करूंगा, या अभी मेरे बस की बात नहीं है, तो उसके बाद हमारे दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, विदाउट यू, कि आप नहीं करोगे तो भी मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। जब मैंने प्लान दिखाने शुरू किए थे, फॉलोअप करने शुरू किए थे, तो कई सारे लोग बोलते थे हम तो नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने एक ही बात बोली थी, अगर आप करेंगे तो आपके साथ में हम कामयाब होंगे, और अगर नहीं करेंगे, कोई बोलता था नहीं करेंगे, तो हम बोलते थे आप नहीं करेंगे तो भी मैं तो कामयाब होऊंगा, विद यू और विदाउट यू। अगर कई बंदे आते हैं हमारी टीम में, और कई बोलते हैं बोला हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो आपके साथ अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ में कामयाब होंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके विदाउट यू भी हम कामयाब होंगे। ये हमारा आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप देखो, जैसे वो पीएचडी वाली लड़की ने वेट नहीं किया, उसको प्लान दिखाया, उसने बताया कि आप ऐसे ऐसे प्रपोजल है, तो उसने बोला नहीं मैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रिसर्च करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, सही है। तो उसने विद यू और विदाउट यू दोनों में से ऑप्शन, मतलब हमारी दोनों ऑप्शन हमारे हाथ में रहती है। अगर कोई आता है तो विद यू, हम उनके साथ कामयाब होंगे, नहीं आता तो विदाउट यू, उनके साथ भी, उनके बगैर साथ में भी कामयाब हमने होना है। और ये बात दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में ज्यादा प्लान दिखाने वाली बात मेरे को कैसे समझ में आई, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक वाकया प्रैक्टिकल, जब मेरी 3 की टीम थी टोटल, और आगरा में मैं काम करना शुरू किया था, उस टाइम में हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर संजय जैन सर आए थे आगरा में, ग्रैंड होटल में रुके। तो उन्होंने किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज भेजा कि आपको हमारे ग्रेट महागुरु जी जैन साहब बुला रहे। क्योंकि मेरे पास उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, तो मेरे को किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से, जिसके पास मोबाइल था उसको माध्यम से मैसेज मिला। तो मैं अपनी यूनिट से आया वहां पे ग्रैंड होटल में आगरा में, और मैं आके सर से मिला। सर ने पूछा कैसे आए, मैं बोला सर साइकिल से। सर ने पूछा आपके पास मोबाइल नहीं है, मैं बोला नहीं है सर। बोला बाइक है, बाइक भी नहीं है सर, मोबाइल नहीं है, बाइक भी नहीं है। तो सर ने पूछा कितनी ड्यूटी रहती है, मैं बोला सर 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। और सर ने पूछा कि आप मेरा क्या फायदा लेना चाहेंगे। तो मैंने बोला कि सर मेरे को तो मालूम नहीं क्या फायदा ले सकता हूँ मैं। बोला यार ग्रेवाल जी मैं आया हूँ, तो आप कुछ चाहो तो कुछ लोगों को मिलवा सकते हो। तो मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था क्या फायदा लेना चाहिए, मैंने तो जो भी सीखा यहाँ सिस्टम में आके सीखा। तो उन्होंने बोला आप चाहे तो कुछ लोगों को मिलवा सकते हैं। मैं सर कितने को मिलवा सकता हूँ? तो उन्होंने रूम की तरफ इशारा करके बोला रूम आप देख लो, जिसमें जितने ला के मिलवा सकते हो मिलवा दो। तो मैंने रूम का देखा हिसाब किताब, मैं बोला यार 15-20 लोग आ जाएंगे। तो मैं 17 लोगों को लाके वहां पे उसमें रूम में ला के बैठा दिया। और 2 हम लोग थे, मैं और जैन साहब, तो 19 लोग हो गए। तो 19 में जब आ गए, तो सर ने सोचा कि अभी इनको यहाँ से लैपटॉप से या तो प्लान दिखा नहीं सकते। तो उन्होंने, सर ने प्रोजेक्टर निकाला अपना, और प्रोजेक्टर से उनको प्लान दिखाया। तो जब प्लान दिखा रहे थे प्रोजेक्टर से, तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सर की, कि सर बटन दबा रहे थे और प्रोजेक्टर की अगली अगली स्लाइड आ रही थी। तो सर ने मेरे को लास्ट में पूछा कि ग्रेवाल जी कैसा लगा। वहां सर बहुत बढ़िया लगा। बोला क्या बढ़िया लगा आपको? मैं बोला आप जब प्रोजेक्टर से स्लाइड दबा रहे थे ना, आगे पीछे कर रहे थे, जैसे मैं अभी ऐसे करता हूँ आगे पीछे ऐसे, ये स्लाइड आ गई, फिर ये आ गई। तो मैं बोला सर आपकी जो स्लाइड आगे पीछे करना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मन ही मन में मैंने ठान लिया कि और कुछ हो या ना हो इस बिजनेस में, लेकिन ऐसे आने वाले टाइम में भगवान ने मौका दिया तो स्लाइड आगे पीछे जरूर किया करूंगा। सही है। तो मैंने तो ये सोच लिया। बाद में वो प्लान देख के 17 के 17 लोग चले गए। सर ने बोला किसी ने फॉर्म फिलअप किया? मैंने बोला सर फॉर्म तो किसी ने फिलअप नहीं किया।
बोला ठीक है कोई बात नहीं ग्रेवाल जी, मेरे कंधे पे हाथ रखा। सर ने सांत्वना देने के तौर पे सर ने बोला कि ग्रेवाल जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जो रिजल्ट है सारे फॉलोअप में आ जाएंगे। तो मैं तो बोला आदमी, मैंने बोला सर ठीक है, अगर सिस्टम ऐसे बोल रहा है कि फॉलोअप में आएंगे रिजल्ट, तो फॉलोअप में निकाल लेंगे। और ये देखिए सर तो बोल के चले गए, लेकिन बाद में उन 17 लोगों में से 16 लोगों के मैंने डीडी निकाले, और 16 लोगों को मैंने प्रोडक्ट सेल किया, और 16 लोगों के रिजल्ट मैंने निकाले। लेकिन तुरंत नहीं निकले, अगले सप्ताह में ही 16 के 16 नहीं दिया, किसी ने 1 हफ्ते में दिया, किसी ने 2 हफ्ते में, किसी ने 4 हफ्ते में। लास्ट में 16वां जो बंदा था उसने तो 9 महीने के बाद डीडी दिया। ऐसे करके 17 में से 16 लोगों ने डीडी दे दिया, यानी कि मेरे साथ में आ गए थे उस टाइम पे। तो और एक बंदा जो बचा था वो भी उसने रिक्वेस्ट करी कि बोला सर मेरे को आप छोड़ सकते हैं क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं छोड़ सकते यार, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने उस बंदे को छोड़ा जान पूछ के। मैं बोला ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको नहीं, इसमें प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उसको छोड़ा। तो 16 लोगों को मैं क्यों ज्वाइन करा पाया? क्योंकि मैं 17 की ना सुनने के लिए तैयार था। 17 लोगों को लेके आया, उनके रिजेक्शन को फेस किया मैंने। अगर मैं 17 लोगों के रिजेक्शन को फेस नहीं करता तो 16 मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती, 16 लोग मेरे साथ में नहीं आते, मेरे चेक नहीं आते, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे ऊपर, अपलाइन का भी निगाह नहीं जाती, और मैं एक नॉर्मल तरीके से, मतलब मैं ऐसे ही नॉर्मल रह जाता। तो इसका मतलब अगर आप ज्यादा फेल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज्यादा रिजेक्शन फेस होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज्यादा प्लान दिखाते हैं, ज्यादा वेन्यू के माध्यम से प्लान दिखाते हैं, ज्यादा आप 1-to-1 में भी प्लान दिखाते हैं, तो ज्यादा अगर आप फेलियर के लिए तैयार हैं तो ज्यादा सक्सेस के लिए तैयार अपने आप हो जाओगे आप। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, दिमाग में एक बात आपकी बैक ऑफ द माइंड में चलती रहनी चाहिए कि भाई आप काम करेंगे, आपके साथ में बिल्कुल सक्सेस होंगे। और अगर कोई बोलता नहीं करेंगे आपके साथ में, तो बोला विदाउट यू भी हम सक्सेस होकर दिखाएंगे, क्योंकि सक्सेस होने का डिसीजन हमारा है। और दोस्तों ये जो है एक रूल है, ना बोलना। ना क्यों बोलते हैं लोग? ऐसे नहीं, इसलिए नहीं बोलते कि हमको नाराज करना चाहते, इसलिए भी नहीं बोलते कि वो हमसे हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, इसलिए भी नहीं बोलते कि उनको हमारी टांग खींचनी है। ना 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 ना, ये तो रूल है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग का और सेल्स का भी नियम है। लोग ना बोलेंगे ही बोलेंगे, और हाँ हमारी मंजिल है, हाँ तक पहुंचने के लिए ना उसका पड़ाव है, रास्ता है, क्योंकि हाँ पे जाएगा तभी ना। सही है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ ग्रेविटी अपने काम करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलती है कि भाई ऊपर से अगर कोई चीज गिरेगी तो सेब नीचे ही गिरेगा, जमीन पे ही गिरेगा। इंग्लैंड में भी नीचे गिरेगा, लंदन में भी नीचे गिरेगा, दिल्ली में भी नीचे गिरेगा, बॉम्बे में भी नीचे गिरेगा। ये लॉ है। ऐसे ही लोग मना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये लॉ है, और लॉ हमेशा काम करता है। आपको मालूम हो तो भी काम करेगा, नहीं मालूम हो तो भी काम करेगा। और लॉ जब काम करता है तो आप देखिए लॉ कैसे कैसे क्या क्या लॉ है, ये हमारे को इस सिस्टम में आने के बाद ही पता चला। और पहला लॉ है SW5 रूल, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, और सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग फॉर यू, और सो स्टार्ट वर्किंग। इसलिए हमने SW5 रूल ये बोलता है कि कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग। लगातार आप प्लान दिखाते रहिए, वेन्यू पे जाते रहिए, ट्रेनिंग में जाते रहिए, फंक्शन में जाते रहिए, अपलाइन से बात करते रहिए। SW5 रूल बोलता है सम विल कम। आप रूल को चेंज नहीं कर सकते, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज नहीं कर सकते कि बोला साहब ऊपर से 10वीं मंजिल से छलांग लगाएगा तो मैं तो ऊपर जाऊंगा, ना मुन्ना ना, नीचे ही आएगा। सही है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, ऐसे ही लॉ ऑफ ये SW5 रूल भी काम करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का ये और सेल्स का ये लॉ है, रूल है। रूल तो हमेशा काम करेंगे, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। ऐसे ही 80-20 का रूल है कि भाई किसी काम के बारे में आप लोगों को समझाओगे तो 100 लोगों को समझाओगे तो 20 लोगों को समझ में आएगी, 80 को नहीं समझ में आएगी। ऐसे आप ट्रेन में भी डब्बे देखो, 20% एसी के डब्बे रहते हैं, 80% जनरल के रहते हैं। सही है, नॉर्मल वाले रहते हैं, स्लीपर रहती है। तो कहीं पे भी, और सेल्स का तो रेशियो और भी थोड़ा फास्ट है, आगे है कि अगर आप 10 लोगों को अगर कोई चीज के लिए बोलोगे तो 6 लोग सुनेंगे, 4 लोग उसको समझेंगे, और उसमें से एक आदमी उसको सेल में लेगा। तो ये लॉ है, रूल है, इनको कोई बदल नहीं सकता। हम सोचते हैं कि यार हम किसी से बात कर रहे थे, सारे लोग यस यस बोलना शुरू करते हैं, ना मुन्ना ना। और अगर ऐसा ये रूल टूटेंगे तो कयामत आ जाएगी। कयामत कैसे आएगी आप देखिए,
अगर मान लो सारे लोग हाँ बोलने लग जाए, किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने लग जाए, मान लो हमारी सेफ शॉप में हम प्रोडक्ट सेल करते हैं और हम लोगों का एक बहुत बढ़िया मतलब टीम बनाते हैं, सही है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अगर सारे लोग यस बोलने लग जाए, जैसे आज एक बंदे के साथ में दो लोग को उन्होंने बताया, दोनों ने यस बोल दिया, तो और अगले दिन दो लोगों ने दो दो को बताया, तो अगले दिन उनके साथ में 4 हो जाएंगे, तो एक दिन में और 2 दिन में, दूसरे दिन 4 हो जाएंगे, 4 लोग दो दो को बताएंगे तो ऐसे अगले दिन 8 हो जाएंगे, अगर अगले दिन वो भी दो दो को बताएं, सारे लोग यस बोलेंगे तो 16 हो जाएंगे, चौथे दिन में 16 से 32 हो जाएंगे, ऐसे 31वें दिन तक 214 करोड़ हो जाएगा ये फिगर जो है। तो 214 करोड़ अगर फिगर हो जाएगा तो इंडिया की पॉपुलेशन तो 135 करोड़ ही है, तो 31 दिन में से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5वें दिन में आप देखो 64 हो जाएगा, 6ठे दिन में 128, 7वें दिन में 256, 8वें दिन में 512, 9वें दिन में 1024 और 10वें दिन में 2048, ऐसे करके 11वें दिन में 4096, 12वें दिन में 8182, ऐसे कर 8192, ऐसे करके आपका जो 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, आप देखिए 21वें दिन तक ठीक है, और आपका जब 22वां दिन आएगा तो 41 लाख से ज्यादा हो रहा है, फिर 83 लाख हो रहा है, फिर 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, फिर 3 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, सही है, फिर 6 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, और आप देखिए आपका 29वां दिन आते आते 53 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, 30वें दिन में 107 करोड़ हो रहा है, और 31वें दिन 214 करोड़ हो रहा है। तो आप देखिए 31 दिन में अगर सारे लोग हाँ बोलने लग जाएं तो 31 दिन में तो मामला क्लोज हो जाएगा, फिर किसको आप प्रोडक्ट सेल करोगे, किसको बताओगे, सही है। तो इसका मतलब हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तक पहुंचने की राह है, ना लोग बोलते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस सदियों सदियों तक चलता रहता है और सारी सेल चलती रहती है। और अच्छी बात यह है कि हाँ लोग बोलते हैं तो हमको पैसा मिलता ही है, हमारे साथ में प्रोडक्ट सेल होता है तो कमीशन आएगा ही आपको, लेकिन ना बोलते हैं तो भी आता है। ये ऐसे किताब बोलती है कि हाँ का भी पैसा मिलता है और ना का भी पैसा मिलता है, और इस बात को हमारे ग्रेट माइंडर हमारे राजीव चतुर्वेदी साहब बहुत अच्छे से बताते थे कि कैसे मिलता है। मान लो एक बंदे ने, मान लेते हैं हम एक बंदे का एग्जांपल लेते हैं, मान लो माधव जी ने अपने पिछले 19 साल के करियर में उन्होंने 1000 ना सुनी, 1000 में से 200 रिजल्ट आए तो 1 लाख की इनकम आ गई। तो उस टाइम पे उनको एक ना का अगर पैसा काउंट करें तो हर ना और हाँ के बदले में 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले। और आज अगर उन्होंने आज इस बिजनेस से आज अगर मान लो उन्होंने 30 करोड़ कमाए तो एक ना उनको कितने रुपए की पड़ रही है, सही है, एक ना कितने रुपए की पड़ रही है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी ना के भी पैसे मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, हाँ के तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आपके ना के भी, एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस रहती है 1000 रुपए, सही है, मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर की फीस रहती है 1000-1500 रुपए, तो उतने तो आपको मिल ही रहे हैं। अगर आप ज्यादा ना सुनेंगे तो ज्यादा हाँ आएंगी, और ज्यादा हाँ आएंगी तो आपको ना के भी पैसे आपको मिल रहे हैं डायरेक्टली। दोस्तों हमको क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करते जाना है ड्यूरिंग योर सक्सेस जर्नी। हाँ हमारी मंजिल है और ना उस तक पहुंचने की राह है। होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने प्रोसेस को पे विश्वास करना है, विजन को बनाए रखना है, और एक ही बात समझनी है कि अगर हमको हाँ चाहिए तो वो रास्ता कहां से होकर गुजरता है, ना से, यानी कि रिजेक्शन से होते हुए, ना से होते हुए हम हाँ तक पहुंच सकते हैं और बड़ी बड़ी सक्सेस हम यहां से ले सकते हैं। ना कोई बुरी चीज नहीं है, ना कोई बेकार चीज नहीं है, ना कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है, ना या एक रिजेक्शन, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। और प्रोसेस को हिस्से को जैसे एक्सरसाइज करता है तो पेन होता है, तो पेन प्रोसेस का हिस्सा है। आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको मसल बनाने हैं, तो आपको पेन को तो सहन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस लेनी है, हाँ लेनी है, बहुत सारी हाँ लेनी है, थोक के भाव में हाँ लेनी है, तो थोक के भाव में ना सुनना पड़ेगा। और थोक के भाव में ना सुनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप वेन्यू पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की वेन्यू भरो अभियान करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन या ना सुनने के लिए तैयार रहिए, और आपको थोक के भाव में यस भी आने लग जाएंगे। महानता छोड़ने में नहीं है बल्कि पकड़ने में है। कई सारे लोग बोलते हैं साहब मैंने तो बिजनेस छोड़ दिया। अरे छोड़ के तूने कौन सा पार्ट तोड़ दिया,
छोड़ना कोई बहाना नहीं है, पकड़ के रखना मानता है। अगर हम किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंसेप्ट को पकड़ के रखते हैं, लगातार ना सुनते रहते हैं, लगातार हम काम करते रहते हैं, लगातार सिस्टम को फॉलो करते हैं, लगातार, क्योंकि इसमें लोगों की ना ईगो हर्ट होती है। लेकिन ईगो हर्ट, ऐसे तो आदमी एक्सरसाइज करेगा, मसल पेन हो रहा तो ईगो हर्ट होनी चाहिए, नहीं होती उसकी, क्योंकि उसको मालूम है मसल बनानी है, बॉडी बनानी है। तो ऐसे ही हमारे को ना सुन के भी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, और हमको लगातार ना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक चीज और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हाईएस्ट डेस्टिनी इन द लाइफ टू सर्व रेदर देन रूल। आप लोगों को ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, ज्वाइन कर लो, सही है ना। आपका सेवा भाव होना है, भाई ये प्रोडक्ट है, इससे आपको ये फायदे हो सकते हैं, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, इससे आप ये कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। आपका काम है लोगों को सेवा भाव देना, सेवा देना, उनके ऊपर हुक्म चलाना नहीं। लेकिन आपने बता दिया, उसके बाद आपने समझा दिया, अच्छे से बता दिया, समझा दिया, बार बार समझा दिया, उसके बाद आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सही है। उसके बाद विद यू, पहले अगर आप करता है तो बोला विद यू और विदाउट यू, मैंने तो कामयाब होना ही होना है। ये प्रिंसिपल हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें और हमेशा एक्साइटेड रहे, एक्साइटेड रहे, ना सुन के भी एक्साइटेड रहे, हाँ सुन के भी एक्साइटेड रहे। क्यों ना सुन के एक्साइटेड रहना, हाँ सुन के क्यों एक्साइटेड रहना? क्योंकि इंसान और कद्दू में एक ही अंतर है कि कद्दू कभी एक्साइटेड नहीं हो सकता और इंसान एक्साइटेड हो सकता है, सही है। और जो एक्साइटेड रहता है वो इंसान कहलाता है, और जो एक्साइटेड नहीं होता है वो तो कद्दू के बराबर ही है। तो एक्साइटेड रहना हमेशा, ना सुन के भी एक्साइटेड रहे कि यस अभी मुझे एक आदमी को और प्लान दिखाने का मौका है, इसका एक बार और फॉलोअप करने का मुझे मौका है, एक बंदे को और मुझे बुलाने का मौका है। एक्साइटेड रहे, ना सुन के भी और हाँ सुन के भी एक्साइटेड रहें, और खुश रहें, क्योंकि आपको ना का भी पैसा मिल रहा है। ये बात आपको एक स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लोगों का ना एक्साइटमेंट का लेवल अलग अलग रहता है, लेवल एंड टाइमिंग ऑफ एक्साइटमेंट। कई लोग केवल 3 मिनट के लिए एक्साइटेड रहते हैं, 3 मिनट के लिए एक्साइटेड रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। कई लोग 3 घंटे के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, मीटिंग में आएंगे 3 घंटे के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे, बोलेंगे सर हाँ गुरुजी करेंगे, मरेंगे, वंदे मातरम, जो भी है। कोई लोग 3 दिन के लिए एक्साइटेड होते हैं, चौथे दिन फोन करो, फोन ही नहीं उठ रहा भाई साहब का। कई लोग 3 सप्ताह के लिए एक्साइटेड होते हैं, 2 ज्वाइनिंग निकाल देते हैं, फिर सो जाते हैं। कई लोग 3 महीने के लिए एक्साइटेड होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत टीम बना लेते हैं। और कई लोग 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और भाई साहब जो 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं वो डायमंड बनते हैं। जो कई लोग 3 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं वो लोग डायमंड बनते हैं, वो अपने ड्रीम कार चलाते हैं, वो अपने ड्रीम हाउस बनाते हैं, और वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन की यात्रा करके आते हैं। और कुछ लोग 30 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और भाई साहब जो 30 साल के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स में, वो आने वाले टाइम में अपने प्राइवेट जेट भी चलाएंगे, सही है, और BMW चलाते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, बड़ी बड़ी सफलता लेते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं कि सर हमें 30 साल के लिए एक्साइटेड रहना है? और धर्मेंद्र उपाध्याय जी क्या बोलता है, कितने साल के लिए एक्साइटेड रहना चाहिए आदमी को? धर्मेंद्र जी कितने साल के लिए? आप अनम्यूट हो गए, अरे आपको तो गेस्ट थे। कितने साल के लिए महागुरु जी? 30 साल के लिए रहना चाहिए। यस यस महागुरु जी। कितने लोग पैनल पे तैयार हैं? बोला सर 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे, बिल्कुल लट गाड़ के 30 साल के लिए एक्साइटेड रहने का ठेका ले ले हम लोग, और 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो आपके साथ आपका जीवन कैसे बदल सकता है उसको मैं थोड़ी आपको झलक दिखलाना चाहूंगा। दोस्तों मैं कोई बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं था, मेरा किसान परिवार में जन्म हुआ मैंने, और बड़ी तैयारी, मैंने सपना देखा था कि आर्मी में जाऊंगा, मैंने आर्मी जैसी जॉब में ज्वाइन किया। आई वॉज सो लकी, और वहां पे मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी, डिसिप्लिन सीखा, मुझे लोगों की रिस्पेक्ट करना मैंने सीखा। और उसके बाद मैंने 17 साल तक जॉब करने के बाद मुझे बिजनेस मिला। 2 साल मैंने इसको पार्ट टाइम में किया, और 2 साल पार्ट टाइम करने के बाद मैंने VRS ले लिया। ये मेरा एक्सरिसमेंट का कार्ड है, और इसमें मैंने 2 साल में जब मैंने जॉब में रहते रहते काम किया तो मैंने 435 के चेक से मेरी शुरुआत हुई, और मैंने इस बिजनेस को जब फुल टाइम करना शुरू किया तो मैं 2 लाख रुपए सप्ताह तक भी पहुंचा। और इस बिजनेस की खासियत यह है कि ये आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। 2 लाख रुपए सप्ताह पहले मेरा ड्रीम हुआ करता था, लेकिन बार बार मैं फिर 2 लाख रुपए सप्ताह 2008-9 में आना शुरू हो गया, और उस टाइम से मैं ले लेके थक गया था, बोर हो गया था। उसके बाद कंपनी ने फिर 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए सप्ताह की ऑप्शन दे दी। 4 लाख रुपए सप्ताह भी मैंने इस बिजनेस से कमाया, एक बार नहीं ऐसे लगातार भी कमाया। फिर 7 लाख रुपए सप्ताह की ऑप्शन आई,
बिजनेस में, तो 7 लाख रुपए सप्ताह का भी कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे पास आया डायरेक्टर साहब की तरफ से। फिर 20 लाख रुपए महीने तक का भी कमाने का मेरे पास मौका मिला, मैंने 20 लाख रुपए महीने तक भी कमाया। और बच्चे को मुझे इंग्लैंड एजुकेशन दिलाने का मौका मिला। इंग्लैंड जैसे जगह पे लंदन में मेरे बच्चा 5 साल पढ़ाई करके आया, उसका भी मुझे मौका मिला। और 20 करोड़ का क्लब कंपनी ने बनाया था 2019 में, 20 करोड़ के क्लब में आने का मौका मिला। और ये सारा का सारा, और उसके बाद कोरोना में, पिछले कोरोना काल में 2020-21 में मेरा इस बिजनेस की वजह से जो 1 साल की जो इनकम आई थी वो 3,18,03,508 रुपए आई। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं आई एम सो लकी, मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूं हमारी महान कंपनी का और हमारे ग्रेट अपलाइन का और हमारी ग्रेट टीम का, कि मुझे इस बिजनेस की वजह से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चेक भी लेने का मौका मिला, अकाउंट में क्रेडिट हुआ, इसको आप देख ही रहे हैं। और फोर्ब्स जैसी मैगजीन में मुझे नोटिफाई किया गया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं। और दोस्तों लास्ट में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर मैं ना नहीं सुनता तो क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती? मेरे ख्याल से नहीं हो पाती, पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने ना सुनी और लगातार इसमें काम करता रहा, सिस्टम को फॉलो करता रहा। सिस्टम महान है, मैं महान नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं महान होता तो पहले 19 साल क्यों घास छीलता, क्यों केवल 8,000 रुपए की इनकम तक और रहता, सीमित रहता। मैं महान नहीं हूं, सिस्टम महान है और सिस्टम की बातें महान है। और सिस्टम की बातें एक बात बोलती है सिस्टम कि हमें हमेशा एक्साइटेड रहना चाहिए और ना को भी सुन के खुश रहना चाहिए और हाँ को भी सुन के खुश रहना चाहिए। और एक्साइटेड 3 मिनट के लिए नहीं होना, 3 घंटे के लिए नहीं होना, 3 दिन के लिए नहीं होना, 3 सप्ताह के लिए नहीं होना, या केवल 3 महीने के लिए नहीं होना। हमारे को कम से कम 3 साल के लिए एक्साइटेड रहना है। और 3 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो हम पक्का डायमंड बनेंगे। और 30 साल के लिए एक्साइटेड रहेंगे तो डायमंड भी बनेंगे, हजारों डायमंड अपनी टीम में बनाएंगे और क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। और ना सुनना हाँ हमारी मंजिल है, हम ऐसा नहीं कि ना सुनने के लिए जा रहे हैं हम कहीं पे, हाँ हमारी मंजिल है, लेकिन ना उस तो पहुंचने की राह है। और राह में जो पड़ाव आते हैं उसको हंसी खुशी से हमको पार करना चाहिए। और लगातार अगर हम पार करते रहेंगे, लगातार हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस बिजनेस में थोक के भाव में हमारे को सफलता मिलेगी। क्योंकि ये लॉ है, रूल है, रूल है। ना सुनना एक रूल है, रिजेक्शन को फेस करना एक रूल है। और उस रूल को फॉलो करते करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हम रूल को नहीं तोड़ सकते। सही है, आप जैसे जाएंगे, आप ट्रेन में यात्रा करना है तो एक रूल है, आपको ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, आपको फिर निश्चित सीट पे जाके बैठना पड़ेगा, फिर वहां पे टीटी आएगा तो चेक कराना पड़ेगा। सही है, ये रूल है। आपको फिर अपने स्टेशन पे उतरना, तभी आप मंजिल पे आप पहुंचेंगे, ये रूल है। आप बोलोगे मैं टिकट नहीं लूंगा तो नहीं भाई, ये आप अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे। आप टीटी को बोलेंगे मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा, पैसे मैंने दिए तो आपको क्यों दिखाऊं मेरी टिकट, तो ये चलेगा नहीं, ये रूल है, दिखाना है। ऐसे ही अगर आपको फ्लाइट में यात्रा करनी है तो ये रूल है, रूल है कि आपको अपनी टिकट करानी है, आपने एयरपोर्ट में एंट्री होते समय अपना आईडी प्रूफ चेक कराना है, फिर आपको चेक इन करते समय आईडी प्रूफ और अपनी टिकट देना है, फिर अपना लगेज वहां पे डिपॉजिट कराना है, फिर आपको सिक्योरिटी चेक करते हुए जाना है, सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर आप बोर्डिंग के प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर बीच में टाइम है तो आप बढ़िया लॉन्ज में और वहां पे एंजॉय करना है, फूड वगैरह एंजॉय करना है। और फिर आप बोर्डिंग प्रोसेस करेंगे तो उस टाइम पे फिर आपने अपना एंट्री पास और दिखाना है, बोर्डिंग पास दिखाना है, और फिर आपको निश्चित अपनी सीट पे बैठना है। तो आपको ये रूल है, मतलब हर एक चीज के रूल रहते हैं, हर एक सिस्टम के रूल रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का और हमारे सक्सेस फोर्स सिस्टम का रूल है कि जो आदमी ज्यादा ना सुनेगा और ज्यादा बड़ी सक्सेस लेगा। और ना से अभी हमको प्यार हो जाना चाहिए। जैसे हमारी एक बहुत ही बढ़िया राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को पूछा गया कि आपको सबसे बढ़िया म्यूजिक कौन सा लगता है, तो उन्होंने बोला मुझे सबसे बढ़िया म्यूजिक वो लगता है जब सवेरे अलार्म बजता है 4 बजे का, तो अलार्म जो है मेरे को सबसे बढ़िया म्यूजिक लगता है। तो और जो पूछने वाला जो इंटरव्यूअर था वो सरप्राइज रह गया, बोला कमाल है मैडम, किसी को तो मतलब बप्पी लहरी के गाने बढ़िया लगते हैं, किसी को सपना का डांस बढ़िया लगता है, किसी को कोई गाना बढ़िया लगता है, किसी को मतलब माइक जैक्सन के गाने बढ़िया लगते हैं, तो आपको ये सवेरे का अलार्म कैसे बढ़िया लगता है? बोला सवेरे का जो अलार्म बजता है उसी की वजह से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उठती हूँ और उठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और प्रैक्टिस करने की वजह से ही मुझे इस मान सम्मान और गोल्ड मेडल और मेडल मिले हैं, मेडल मिले हैं और मान सम्मान मिला है, पैसा मिला है।
तो मेरे को जो सारी चीजें दिलाता है वो मेरे को सवेरे का अलार्म दिलाता है। तो इसलिए मेरे को अलार्म सबसे प्रिय हमारे लिए एक शब्द है, बोला अलार्म जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट म्यूजिक है। तो ये बात उन्होंने बताई। तो वैसे ही हमारे लिए नो भी एक प्रिय म्यूजिक हो जाना चाहिए, क्योंकि नो के बाद तो यस मिलने वाली है। हमने बिल्लू की कहानी सुनी, बिल्लू को पता था, माँ ने बोला आखिरी बार ना बोल रही हूं मैं, सही है, तो आखिरी बार ना बोल रही, तो उसके बाद क्या आएगा, हाँ ही आएगा। तो दोस्तों ना से या रिजेक्शन से